बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वंस अगेन अस्सलाम वालेकुम टू यू। अच्छा ख़वातीन और हज़रात, कल हम जैसा कि पढ़ रहे थे काफी सारा कुछ हमने पढ़ लिया था IFRS 13 फेयर वैल्यू मेजरमेंट का, ठीक है ना। अच्छा, फेयर वैल्यू मेजरमेंट का जो ज्यादातर मेरा फोकस पॉइंट जो है ना वो एसेट साइड पे था दोस्तों, और हमने एसेट साइड के अकॉर्डिंगली वर्कआउट किया, पढ़ा। और मैंने कैटेगोरिकली आप लोगों से बात की थी कि इस जो प्रीवियस जो मेरी वीडियोस है या फिर सेशन है उसके अंदर बहुत कैटेगोरिकली मैंने बात की थी कि देखिए फेयर वैल्यू मेजरमेंट के अंदर दो चैलेंजिंग है जो हमारे सामने आते हैं, दो चैलेंजेस। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी एसेट या इन्वेंट्री की फेयर वैल्यू में मेजर करनी है तो हमें ये देखना पड़ता है कि क्या उसकी हम डिफरेंट मार्केट्स में इसको सेल करते हैं, ठीक है, या डिफरेंट मार्केट्स में अवेलेबल है, तो मैं फेयर वैल्यू जो पिक करूं वो कौन सी मार्केट को पिक करूं, ठीक है। तो उसमें हम ये देख रहे होते हैं कि प्रिंसिपल मार्केट होगी या फिर अगर नहीं है तो मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट। और फिर उसमें ये देखते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सिर्फ एडजस्ट होके जो है ना फेयर वैल्यू रिफ्लेक्ट करना चाहिए रिपोर्ट्स में, ठीक है ना, क्योंकि वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एसेट का पार्ट है। ऑन द अदर एंड, अगर हमें फेयर वैल्यू मेजर कर रहे हैं किसी भी एसेट का किसी उसमें, तो स्टैंडर्ड ने बताया है कि ये लेवल से लेवल 1 2 3, और उसका जो पर्टिकुलर बैकग्राउंड है लेवल्स का वो हमने बड़ा डिटेल में कल डिस्कस किया था ओवरऑल, ठीक है खवातीन और। अच्छा, अब कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं जो करने चाहिए, होने चाहिए, बड़ा जरूरी है। जैसे मिसाल के तौर पे, अच्छा ये तो डिटेल्स हैं, ये डिटेल्स हमने पढ़ ली थी। जैसे कि बेकलावा का एक क्वेश्चन है, अगर आप इसको देखें वर्कआउट करें तो आ, आपकी बुक का पर्टिकुलर क्वेश्चन है और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इस पे क्या बता रहा है ये जरा सुनिए। कहते हैं बेकलावा हैज एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, हैज एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, और that is measured at fair value. This property is rented out on the short term leases, ठीक है ना। यानी कि आपके पास इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, शॉर्ट टर्म लीजेस का मतलब है कि आप उसको रेंट आउट कर देते हैं, ठीक है ना, वो रेंटल पॉइंट ऑफ हिसाब डालते हैं। फिर कहते हैं डायरेक्टर्स विश टू फेयर द वैल्यू द प्रॉपर्टी बाय एस्टिमेटिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द नेट कैश फ्लो द प्रॉपर्टी विल जनरेट फॉर द बैकलावा। अच्छा, डायरेक्टर ये चाहता है कि फेयर वैल्यू कैलकुलेट हो ना प्रॉपर्टी की, और वो कैसे एस्टिमेट कर रहे हैं, वो एस्टिमेट करने के तरीके प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द नेट कैश फ्लो दैट द प्रॉपर्टी विल जनरेट फ्रॉम द बकलावा, फॉर द बकलावा। अच्छा, इन्होंने कहा कि हम एक मॉडल से फेयर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, वो मॉडल बता दिया। अच्छा, इस मॉडल पे डिस्कशन बाद में करेंगे, पहले पूरा सवाल पढ़ लेते हैं। दे आर्ग्यू दैट दिस बेस्ट रिफ्लेक्ट द वे इन विच द बिल्डिंग विल जनरेट इकोनॉमिक बेनिफिट फॉर बकलावा। बार बार वो जो बातें कर रहे हैं ना फेयर वैल्यू के मेथड की, वो बातें कर रहे हैं फोकस टू द कंपनी, फोकस टू द कंपनी, कंपनी को फोकस करते हुए, एंटिटी फोकस करके। अच्छा, द बिल्डिंग इज यूनिक। अब यूनिक से पता चला भाई इसकी जो है ना कोई आई मीन कि इसकी एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट नहीं करती, जहां पे नंबर ऑफ बायर और सेलर्स इसको इस पे डील कर रहा हूं। ऑल्दो देयर हैव बीन मेनी सेल्स ऑफ सिमिलर बिल्डिंग इन द लोकल एरिया, लेकिन इस टाइप की सिमिलर बिल्डिंग जो है ना वो लोकल एरिया के अंदर क्या है सेल हो रही होती है, वो एक अलग पॉइंट है। अच्छा, अब रिक्वायरमेंट में डिस्कस वेदर द वैल्यूएशन टेक्निक suggested by the directors complies with the international financial reporting standard। अच्छा, इसमें एक पर्टिकुलर एसेट की फेयर वैल्यू के ऊपर कमेंट करनी है, और ये जो सवाल का मकसद है वो मकसद ये है कि जब आप एक ऐसे एसेट जिनका जो लेवल 1 पे क्वालिफाई नहीं कर रहा होता, लेवल 2 और 3 पे जा रहा होता है, तो उसका क्या गाइडलाइन होना चाहिए। गाइडलाइन ये होना चाहिए कि लेवल 2 ज्यादा से ज्यादा हो, यानी कि मार्केट का ऑब्जर्वेबल डाटा ज्यादा से ज्यादा हो और लेस ऑब्जर्वेबल कम से कम हो। अगर वैसी ही बिल्डिंग सिमिलरली कहीं और सेल हो रही है तो वो ऑब्जर्वेबल डाटा है, उसका डाटा प्रायोरिटी होना चाहिए कि सिमिलर लोकेशन पे सिमिलर ट्रांजैक्शंस, और कंपनी स्पेसिफिक जैसे कैश जनरेटिंग यूनिट है यानी कैश फ्लो ऑफ द ओन डाटा, वो कम से कम होना चाहिए। अब इस बात को हम डेकोरेट कैसे करेंगे।
पहली बात तो ये बड़ा, अगर स्ट्रेट हमें मेंशन करना है तो हम ये वर्किंग करेंगे, क्या कहेंगे, डायरेक्टर्स एस्टिमेट फ्यूचर नेट कैश फ्लो बिल्डिंग जनरेट लेवल 3 इनपुट। पहली बात लेवल 3 पे आया डायरेक्ट वो। IFRS 3 gives lowest priority to level 3 unit. These should not be used if a level 1, level 2 input exists. भाई लेवल 1 और लेवल 2 बिल्कुल ना हो जब है ना, उस जैसी बिल्डिंग है ही नहीं, बहुत ही कोई कस्टमाइज चीजें हैं। ऑब्जर्वेबल डाटा अबाउट रीसेंट सेल प्राइस, अब केस आ गया, पहला IFRS 13 पे केस, सिमिलर प्रॉपर्टी इज लेवल 2 इनपुट। Fair value of building should therefore be based on prices with adjustment made as necessary to reflect the specific location condition for the buildings. अब पॉइंट क्या है, मोर डिस्क्रिप्शन, मतलब अगर हम इसको और स्ट्रेच करें आंसर को, मोर स्ट्रेच करें आंसर को, तो when measuring the fair value, entity is required to maximize the use of observable input, minimize the unobservable. To this end, standard introduce fair value hierarchy. पहला पार्ट मैक्सिमम क्या होगा, मिनिमम क्या, उसके लिए हायरार्की है, जिसमें प्रायोरिटीज होगी इनपुट्स फेयर वैल्यू मेजरमेंट। अब ये बताया इसने लेवल 1 क्या होता है, ये और डिटेल आ रहा है ना। लेवल 1 कोटेड प्राइस अनएडजस्टेड एक्टिव मार्केट ऑफ आइटम आइडेंटिकल टू द एसेट और लायबिलिटी बीइंग मेजर्ड as with current IFRS. If there is a quoted price in active market, entity uses that price without adjustment measuring the fair value. अगर लेवल 1 होगा कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा, डायरेक्ट मार्केट से डाटा पिक कर लेंगे। और अगर लेवल 1 का डाटा यूज हो रहा है जब भी एज इट इज पिक करेंगे। यानी क्या मतलब कि अगर मैं लेवल 2 के अंदर हूं तो मैं ऑब्जर्वेबल इनपुट लूंगा ना, फिर लेवल 2 में जाकर उसको एडजस्ट करूंगा अपने हिसाब से। An example of this would price quoted on a stock exchange. The entity needs to able access the market to measurement. Access markets are one when transactions take place with sufficient frequency and volume of pricing information provided. Alternative method may be used when it is expedient. Standard set out certain criteria. This may be applicable. For example, price quoted in active market does not represent fair value at measurement. For example, there may be significant event take place after the close of the market, such as business reorganization or the combination. ये हो सकता है बिल्कुल। Determination of whether price is level 2 or 3 inputs depend on whether inputs are observable input and its significance. फिर लेवल 2 बताए, लेवल 3 बताए। सर हमें इतना सारा लिखना पड़ेगा, अबे डिपेंड करता है मार्क्स कितने, 2 नंबर का है बस, ये खत्म, ये रहा, वो मसला नहीं है। मोर डिस्क्रिप्शन और डिटेल आंसर है, और वैसे भी इस वक्त प्रिपरेशन के अंदर डिटेल पढ़ो। लेवल 2 input are inputs other than quoted prices in the level 1 that are directly indirectly observable of that asset and liabilities. मतलब मैं ये कहूंगा लेवल 1 का मतलब है जिसकी हम प्राइसिंग कर रहे हैं, जिसकी फेयर वैल्यू डिटरमिन कर रहे हैं, उसकी एक्टिव मार्केट हो। लेवल 2 में या 3 में जब जाते हैं उन एसेट की मार्केट वैल्यू ना हो, लेकिन उससे रिलेटेड डेटा सिमिलैरिटी करके कहीं और से पिक कर। Inputs other than quoted in level 1 that are directly and indirectly observable for the asset liability. They are quoted assets, liabilities for similar item in active market supported by the market data. For example, interest rates, credit spreads, yields. या मैं एड ऑन करूं तो पर स्क्वायर मीटर या पर स्क्वायर फीट जो लैंड का रेट होता है। लेवल 2 का डाटा लेने के बाद एडजस्टमेंट होती है, मे बी नीडेड टू लेवल 2 इनपुट, कि आपने मार्केट का डाटा लिया और फिर अपने हिसाब से एडजस्ट किया उसको। If this adjustment is significant, then it may be required to fair value to classify at level 3.
हो सकता है कि लेवल 2 का जो इनपुट आपने ले, उसके बाद आप चाहते हो कि लेवल 3 का भी कुछ डाटा इनकॉर्पोरेट करें। जैसे बताया गया, लेवल 3 इनपुट्स आर अनऑब्जर्वेबल, यानी कि एंटिटी स्पेसिफिक। यूज ऑफ दीज इनपुट शुड बी केप्ट टू मिनिमम, लेकिन ये कम से कम होना चाहिए। However, situation may occur when relevant inputs are not observable, and therefore inputs may be developed to reflect the assumption made in the market participant would use when determining the appropriate price of the asset liability. यानी कि कभी कभार ऐसा होता है कि मार्केट का डाटा लेवल 2 नहीं अवेलेबल हो या कम अवेलेबल हो, तो फिर हम इनसाइड डाटा, कंपनी का स्पेसिफिक डाटा यूज करते हैं लेवल 3। The entity should maximize the use of relevant observable and minimize the use of unobservable. General principle of using exit price remains, and IFRS 13 not preclude an entity to using own data. For example, cash flow forecast may be used to value entity that is not listed. Use कर सकती है कम से कम. Each fair value measurement categorized based on lowest level input significant to it. तो बेटा ये स्टडी करने के लिए डिटेल है जो कि मैंने यहां पर आपको बताया ओवरऑल। एक सवाल और करेंगे, फिर एक कॉन्सेप्ट और है, उस पर डिस्कशन करके क्लोज करेंगे इसको। पहले जैनी का क्वेश्चन करते हैं। मेरी आवाज सबको बेहतर आ रही है? ऑल सेट, ऑल क्लियर टू यू? हेलो? अच्छा, अब मेरी बात को जरा गौर से सुने, यहां अटेंशन रिक्वायर्ड। कहते हैं जैनी मेजर्स इट्स इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी यूजिंग द फेयर वैल्यू मेथड। पहली बात इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, दूसरी बात इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी using the fair value method, which is measured using the new build value less obsolescence. अच्छा, ये अपनी इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को यूज कैसे करते हैं? ओ सॉरी, फेयर वैल्यू पर रखते हैं और मेजर कैसे करते हैं? न्यू, यानी कि आप कहेंगे भाई एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है मेरी, तो हम कहेंगे इसकी वैल्यू क्या होगी कि अगर ये न्यू बिल्ड होती या कोई न्यू बिल्ड वैल्यू वो मार्केट से पिक कर लें, ये जैसा बिल्कुल न्यू बिल्ड एसेट, उसमें से जितना हमने अपनी जिस बिल्डिंग की फेयर वैल्यू मेजरमेंट कर रहे हैं उसका ऑब्सोलेंस निकाल दें, तो रिमेनिंग क्या हो जाएगा? उसकी वैल्यू हो जाएगी। याद रखो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मेथड्स पे क्वेश्चन मार्क नहीं करता। भाई आपका मेथड रिलायबल है, यूज करें, लेकिन मेथड्स हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स को मीट होना चाहिए, यानी कि वो लेवल 1 2 3 एग्जिट प्राइस प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्ड होना चाहिए। कहते हैं वैल्यूएशन आर कंडक्टेड बाय मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन ऑर्डर टू डिटरमिन द ऑब्सोलेंस। बोर्ड मेंबर टेक्स आउट द एज ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है भाई, सही है, ऑब्सोलेंस के लिए वो एज ऑफ प्रॉपर्टी यूज करते हैं। एंड नेचर ऑफ इट्स यूज, और उसकी नेचर क्या? According to the board, this method of calculation complex but gives a precise result which accepted by the industry. भाई ये मेथड जो है वो कॉम्प्लेक्स है, सारी चीजें, लेकिन बहुत प्रिसाइज है और एक्सेप्टेबल बाय द इंडस्ट्री है। देयर आर सेल्स वैल्यू सिमिलर प्रॉपर्टी सिमिलर लोकेशन अवेलेबल इन द मार्केट रेंट पर स्क्वायर मीटर फॉर सिमिलर इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। क्या फरमाया उन्होंने कि भाई सेल्स वैल्यू ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी सिमिलर लोकेशंस अवेलेबल हैं मार्केट रेंट डेटा पे पर स्क्वायर मीटर फॉर सिमिलर इंडस्ट्रियल बिल्डिंग अवेलेबल है भाई।
मार्केट स्क्वायर मीटर की बेसिस पे अवेलेबल है। इसके अकॉर्डिंगली अवेलेबल है डाटा, यानी कि आपका पर स्क्वायर मीटर लेवल 2 का डाटा अवेलेबल है। ये इंपॉर्टेंट है। अब IS 40 का मैटर है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? आइए, सबसे पहले तो स्टैंडर्ड का रेफरेंस, दो स्टैंडर्ड है यहाँ पर, IS 40 या IFRS 13 है। मेजर एरिया IFRS 13 का, ठीक है ना। ये मैं ऊपर वाला मटेरियल नहीं पढ़ रहा दोस्त, ये आपको पता है क्या लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड का रेफरेंस है। ये सब स्टैंडर्ड का रेफरेंस है कि पहले आप जनरल प्रिंसिपल IFRS 13 का बताएं। IFRS 13 जो है वो फेयर वैल्यू मेजरमेंट, उसमें फेयर वैल्यू मेजरमेंट का मतलब क्या है? ऑर्डरली ट्रांजैक्शन, एग्जिट प्राइस प्रिंसिपल। फिर जब फेयर वैल्यू मेजर करते हैं तो 3 हायरार्की के ऊपर बात है। फिर आ जाइए ये, यानी कि ये हम जो है अपनी नॉलेज अप्लाई कर रहे हैं, और ये हम केस पे बात कर रहे हैं। अब इसके अंदर पर्टिकुलर फरमाया क्या गया भाई? भाई ये ऑफन, इट्स ऑफन यूनिक, नॉट ट्रेडेड ऑन अ रेगुलर बेसिस। नॉट ट्रेडेड ऑन अ रेगुलर बेसिस, ठीक है ना। इनपुट, ऑब्जर्वेबल इनपुट, यानी कि लेवल 1 का थोड़ा कम है। तो पहली बात तो ये, लेवल 1 नहीं होगा, लेवल 2 3 होगा। दूसरी बात ये, लेवल 2 का सेल्स प्राइस पर स्क्वायर मीटर अवेलेबल है, अवेलेबल है। लेवल 2 का अवेलेबल है। लेवल 3 का इनपुट बेस्ड ऑन मैनेजमेंट एस्टिमेट्स, कैश फ्लो फोरकास्ट, एंटिटी ओन डेटा about the future development parameters such as rental income that are not derived from the market। यानी कि एंटिटी का अपना स्पेसिफिक डाटा वो लेवल 3 है। फिर आप मेंशन करेंगे कि मैक्सिमाइज क्या होगा? ऑब्जर्वेबल इनपुट, और मिनिमाइज होगा क्या? अनऑब्जर्वेबल। और ऊपर कह रहा है, एक द यूज ऑफ अनऑब्जर्वेबल इनपुट इज कॉम्प्लेक्स जजमेंटल where IFRS 13 certain guidance. According to 13, general 3 approach can be used to drive the fair value. Income approach, cost approach, and cash. आप चाहें तो cash भी लिखें. To measure the fair value, management should use valuation technique consistent with one or more of these approaches. Market or income approach therefore usually more appropriate in circumstances. अब असल बात है भाई, ये मुझे पढ़ाना है असल। Valuation based on new building less obsolescence takes no account of consideration. Value based only new build minus obsolescence does not reflect the level 2 input which are available such as sales price and market data। ये असल बात है दोस्तों, ये है असल बात। ये जो आप डाटा यूज कर रहे हैं इसमें आप ज्यादातर इंग्रेडिएंट लेवल 3 का ले रहे हैं। न्यू बिल्ड होती वैल्यू तो ऑब्सोलेंस माइनस कर दें अपना, जबकि आपके पास लेवल 2 का डाटा गिवन है। और ये बड़ा क्रिटिकल पॉइंट, सिमिलरली new build less obsolescence does not reflect any discounted cash flow case on reliable estimate of future cash flows or recent prices of similar properties, less active market। मतलब आप मार्केट का डाटा तो नहीं ले रहे ना, आप ये कर रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं ये नई बिल्डिंग फैल जाती तो कितने की होती, and does not take account of any income measures, does not take account any income measures as level 2 data is available
entity should use this data in valuing the industrial property. भाई बहुत एक्सटेंसिव लिखा हुआ है, मुझे पता है। मैं आपको जब डॉक्यूमेंट दूंगा तो थोड़ा सा उसको और जो है ना डेकोरेट कर दूंगा ताकि और आसान हो जाए अंडरस्टैंड। लेकिन रेफरेंस देना और एक क्या नाम है ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में बात समझ में आती है ना कि यहां पर जो ये मेथड यूज कर रहे हैं न्यू बिल्ड माइनस ऑब्सोलेंस, वो ज्यादातर लेवल 2 को रिफ्लेक्ट कर रहा है। वो कम से कम होना चाहिए लेवल 3, सॉरी वो लेवल 3 को रिफ्लेक्ट कर रहा है, और लेवल 3 कम होना चाहिए लेवल 2। जबकि आपके पास मार्केट का डाटा गिवन है, ये जो मार्केट रेंट डाटा, सेल्स प्राइस डाटा, तो उसको पिक करना ज्यादा से ज्यादा। पहले बताएं समझ में आई सबको बात? भाई रिप्लाई करो जल्दी फटाफट। और भाई एक बात और सुने गौर से, देखिए खवातीन और हजरात, जरूरी नहीं है कि आप एग्जैक्टली वर्डिंग्स वही लिखें, कोई जरूरी नहीं है। किसने बोला आपको? ऐसा कुछ नहीं है सेम वर्डिंग्स, नहीं भाई। मैंने आपको स्टैंडर्ड पढ़ाया, आपने स्टैंडर्ड खुद पढ़ा, खुद भी पढ़ा ओवरऑल, ठीक है। जो आप जब इसको लिखने बैठेंगे ना, प्रैक्टिस करेंगे, तो मोर और लेस उसी से रिजेंबल करते वक्त वर्डिंग्स खुद ही निकल आएंगे। मैं आपको बता रहा हूं ना, दैट्स द की पॉइंट। तो भाई यहां तक हो गई है सारी चीज, ठीक है ना। फाइनेंशियल एसेट में, फाइनेंशियल सॉरी लाइबिलिटी की फेयर वैल्यू मेजरमेंट में अभी बात नहीं कर रहा, क्योंकि लाइबिलिटी इन टर्म ऑफ फेयर वैल्यू ये कभी जिंदगी में आपने भी पढ़ा ही नहीं है सिवाय एसएआरस के, ठीक है ना, बाद में पढ़ेंगे उसको। अब मेरी बात को जरा गौर से सुने जो मैं कह रहा हूं, यहां अटेंशन रिक्वायर्ड है दोस्तों। मेरी बात को जरा गौर से सुनो जो मैं कह रहा हूं इस वक्त। देखो क्लास, एक पर्टिकुलर केस है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने ना डिस्कस किया है आईएफआरएस 13 पे, ठीक है ना। अच्छा, और मैं आपको कैटेगोरिकली बता दूं वो किसके बारे में। देखिए एक वर्ड होगा नॉन फाइनेंशियल एसेट, ये वर्ड होगा, ये एक टर्मिनोलॉजी है जिसका नाम है नॉन फाइनेंशियल एसेट। अच्छा, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है? अगर एक टर्म है ना नॉन फाइनेंशियल एसेट, तो आपने परेशान नहीं होना इस टर्मिनोलॉजी पे। नॉन फाइनेंशियल एसेट वो होते हैं जो कि अदर देन फाइनेंशियल एसेट हो। सर ये क्या बात है, हमें तो पता ही नहीं है फाइनेंशियल एसेट क्या है। जब हमें ये नहीं पता फाइनेंशियल एसेट क्या होता है, तो हमें ये कैसे पता लगेगा नॉन फाइनेंशियल एसेट? जब हम आईएफआरएस 9 पढ़ेंगे तो आपको टर्म फाइनेंशियल एसेट पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो आईएफआरएस 13 के अंदर एक बात बताई जा रही है जिसका नाम है वो एसेट्स जो फाइनेंशियल एसेट्स नहीं है, यानी कि अदर देन फाइनेंशियल एसेट्स। अच्छा, ये जो फाइनेंशियल एसेट्स है ना, फाइनेंशियल एसेट्स, इसमें मैं एग्जांपल लिख दूं बाद में समझाऊंगा। जैसे रिसीवेबल है, चाहे वो लोन रिसीवेबल हो, लीज रिसीवेबल हो, ट्रेड रिसीवेबल हो, फाइनेंशियल एसेट्स होता है। कैश है, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स है, ये सब फाइनेंशियल एसेट्स है। इनकी अदर देन बात हो रही है। अच्छा, आप अपने जहन में एग्जांपल रख लें बस। जैसे मैं कहूं लैंड, नॉन फाइनेंशियल एसेट। जैसे मैं कहूं बिल्डिंग, ठीक है। जैसे मैं कहूं
इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ये IS 16 वाले हैं, ये IS 40 का है, ठीक है ना। मैं कहूं इन्वेंट्री, ये सब फाइनेंशियल एसेट्स नहीं होते। क्यों नहीं होते, बात की बात है। अच्छा, IFRS 13 फेयर वैल्यू मेजरमेंट ना, इन अ ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स में बात करता है, हाँ करता है बात। रिसीवेबल भी लोन रिसीवेबल होगा ना, उसमें बात करता है। लेकिन इस वक्त IFRS 13 का जो एरिया पढ़ रहे हैं ना, उसमें हटा दिया हमने इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स को, हमने हटा दिया इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स वगैरह। हम कैटेगोरिकली इनकी बात कर रहे हैं, लाइक लैंड, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज, इनकी बात कर रहे हैं। इसके ऊपर एक छोटा सा कैटेगोरिकली इशू है, इसके ऊपर नॉन फाइनेंशियल एसेट्स में इस पे ना एक पर्टिकुलर इशू है, और वो इशू ये है कि IFRS 13 कहते हैं कि अगर आप फेयर वैल्यू में इनकी फेयर वैल्यू मेजरमेंट करने जा रहे हैं, ठीक है, और इनका एक तो एक तो वो एसेट है, वो यूज होता है, ठीक है, लेकिन इसका अगर कोई ऑल्टरनेटिव यूज भी है, इसका ऑल्टरनेटिव यूजेज भी है, और उस ऑल्टरनेटिव यूजेज की वजह से फेयर वैल्यू पे इफेक्ट हो रहा है, तो आप फेयर वैल्यू मेजरमेंट में उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे। फेयर वैल्यू मेजरमेंट में इनकॉर्पोरेट करेंगे उसे। क्या मतलब सर? अच्छा, अब थोड़ी देर के लिए IFRS 13 को छोड़ें, एक छोटी सी बात कह रहा हूं आपको। अच्छा, खवातीन भी होंगी सेशन में, उनको भी समझ में आएगा, कि मुश्किल बात नहीं कह रहा। अच्छा, ऐसी मैं पूछूं, हजरात को तो पता होगी बात पक्का। अ, किसी भी एक सोसाइटी के अंदर, ऐसी पूछ रहा हूं, किसी भी एक सोसाइटी के अंदर प्लॉट की जो वैल्यू होती है, वो रेसिडेंशियल प्लॉट की वैल्यू ज्यादा होती है या कमर्शियल प्लॉट की? हाँ, सबको पता है ये बात। भाई एक सोसाइटी है ना, उसमें कमर्शियल प्लॉट की वैल्यू ज्यादा होती है, ठीक है ना। और हमारे एनवायरनमेंट के अंदर ये ऐसा है ओवरऑल, ठीक है भाई। अब मैं आपसे एक बात कहता हूं, एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। आपने एक सोसाइटी पे प्लॉट लिया, ठीक है ना, और यहां तक जो है ना, ये कमर्शियल प्लॉटिंग थी, और ये जो है ना, ये रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। आपने यहां पे प्लॉट ले लिया, ये प्लॉट आपका है रेसिडेंशियल। अब हुआ ये रोड चल रही है, गवर्नमेंट ने क्या बोला, गवर्नमेंट ने किसी वजह से, डेवलपमेंट की वजह से आपकी सोसाइटी का ये एरिया ले लिया, एग्जाम्पल दे रहा हूं, और जो कमर्शियल प्लॉट है ना, वो थोड़ा सा कम हो गए। इसकी वजह से आपकी सोसाइटी ने फैसला ये किया कि हम इसको एक्सटेंड करने जा रहे हैं, अभी अनाउंसमेंट हुई है, और आपका प्लॉट जो है ना, वो कमर्शियल प्लॉट के अंदर फॉल होने जा रहा है। तो भाई सीधी सी बात है, आपके प्लॉट की बैठे बैठे वैल्यू बढ़ गई या नहीं बढ़ गई? सीधी सी बात है। अब आप उस प्लॉट को, आपकी सोसाइटी बोलने जा रही है कि, या उसकी मैनेजमेंट बोलने जा रही है, आप चाहें तो अपने इस प्लॉट को कमर्शियल पर्पस में भी यूज कर सकते हैं, ये इसका ऑल्टरनेटिव यूज है। तो मुझे सिर्फ बता दो, अब इसकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी या सोनू? सब्जेक्ट टू दिस कि लीगली अलाउड हो।
मैं लीगल को तो नहीं डिस्टर्ब कर रहा ना, बस सीधी सी बात है, ये स्टैंडर्ड बता रहा है, यही स्टैंडर्ड बता रहा है। लेकिन आपकी सोसाइटी ने ये बोला है अगर आप इसको कमर्शियल कराएंगे तो आपको कमर्शियल पे जाने के लिए कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, वो आपको पता है ना, टैक्सेस जमा कराने पड़ेंगे। अगर वो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह यूटिलिटीज वगैरह होगा तो उसके अकॉर्डिंगली जो उसकी रजिस्ट्रेशन है वो ज्यादा होती है। तो आपकी जो भी फेयर वैल्यू, मतलब आपकी जो मार्केट वैल्यू बढ़ेगी तो उसमें ऑटोमेटिकली वो जो अनअवॉइडेबल कॉस्ट है वो एडजस्ट होगा, डेफिनेटली होगा। अबे ये कह रहा भाई, ये कह रहा है। पहली बात तो ये द फेयर वैल्यू ऑफ द नॉन फाइनेंशियल एसेट। अब नॉन फाइनेंशियल एसेट में आप लैंड, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इन्वेंट्री ये लेके आ जाए, ठीक है ना। IFRS 13 says that the financial fair value of non-financial asset based on the highest and best use। हो सकता है जो मेरी एग्जांपल है उसमें आप एक वर्ड ऑप्शन भी हो सकता है, यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज asset is the use that the market participant would adopt in order to maximize value। यानी कि अगर आप सेल करने जाएं तो आप मार्केट पार्टिसिपेंट इसको बेस्ट कैसे यूज कर सकते हैं उस पर बात होगी। द करंट यूज of the non-financial asset can be assumed to be the highest best use unless evidence exists to contrary। अब मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कोई ऑल्टरनेटिव यूज नहीं है तो करंट ही सबसे बेस्ट है। Highest and best use should take account the use that are physical, legal, financial feasible। लेकिन जब आप वर्किंग करेंगे तो आप ये देखेंगे कि जो ऑल्टरनेटिव यूज है वो फिजिकली पॉसिबल है, लीगली भी परमिसिबल है, और ऑल्टरनेटिव यूज फाइनेंशियल भी फीजिबल है। ऐसा नहीं है कि मैं अगर ऑल्टरनेटिव यूज की तरफ मूव करूं तो मेरी कॉस्ट ज्यादा लग जाएगी, बेनिफिट कम है। यानी कि मैं कमर्शियल पे जाऊं तो गवर्नमेंट चार्जेस ज्यादा लग जाएंगे, फेयर वैल्यू इतनी नहीं बढ़ेगी। ये सब भी देखना पड़ता है। लीगली परमिसिबल इंपॉर्टेंट है, ये जरूरी नहीं है कि अभी आपने अप्रूवल लिया या नहीं लिया। क्या मतलब, मैं एयर एंड पे खड़ा हूं, एयर एंड पे मैं कह रहा हूं ऑल्टरनेटिव यूज लीगली पॉसिबल है, मैंने अभी लीगल अप्रूवल नहीं लिया, यानी कि डॉक्यूमेंटेशन नहीं कराई है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। लीगली अलाउबल हो, बेशक मैंने अभी अप्रूवल नहीं करा है, बाद में करा दूंगा। तो अगर ऐसा होगा कि लीगली अप्रूव नहीं हुआ लेकिन परमिसिबल है तो फेयर वैल्यू मेजरमेंट मैं ऑल्टरनेटिव यूज को कंसिडर करके ही करूंगा। सवाल पढ़ लीजिए, एक मरतबा पूछ लिया एग्जामिनर ने ये वाला कॉन्सेप्ट, सवाल पढ़ लें मतलब। खबरदीन आजाद कहता है 5 quarters has purchased 100% ordinary share capital
of three halves and trying to determine the fair value of net assets at the acquisition date. बिजनेस कॉम्बिनेशन की बात हो रही है, कोई बात नहीं, उधर भी तो फेयर वैल्यू होता है. थ्री हाफ्स ओन्स लैंड, एक लैंड करंटली डेवलप्ड फॉर इंडस्ट्रियल यूज. अच्छा यहां पे कहानी कुछ और है, इंडस्ट्रियल यूज के लिए होता है लैंड. फेयर वैल्यू ऑफ लैंड if used in a manufacturing operation 5 million. Many nearby plots of the land have been developed for residential use as high rise apartment buildings. ये भी कमर्शियली टर्म यूज होगा क्योंकि भाई बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसका ऑल्टरनेटिव इंडस्ट्रियल के बजाय रेसिडेंशियल अपार्टमेंट को डेवलप करना है, वो भी कमर्शियल है. The land owned by three halves does not have planning permission for residential use. अच्छा प्लानिंग परमिशन की जरूरत ही नहीं है, इसका मतलब लीगली अलाउड है. Does not have planning permission. Although permission has been granted for similar plots of the land, क्योंकि पहले हो चुका है, परमिशन जरूरत ही नहीं है. Fair value of three halves land as a vacant site of the residential development 6 million. लेकिन अगर हम इसको, वैसे तो हम 5 मिलियन पे कर रहे हैं, लेकिन अगर हम इसको रेसिडेंशियल पर्पस के लिए करें बेस्ट तो 6 मिलियन है, बेस्ट है तो 6 मिलियन. लेकिन 6 मिलियन पे जाने के लिए, यानी कि रेसिडेंशियल पे जाने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन कॉस्ट में 0.3 मिलियन चाहिए. नेचर ऑफ प्रॉपर्टी चेंज होगी तो कुछ कॉस्ट भी लगेगी. फिर भी देखें तो 6 माइनस 0.3 तो 5.7 मिलियन would need to incur to get land into this condition. तो क्या करेंगे भाई, कैसे लैंड की फेयर वैल्यू डिटरमिन होगी, क्या बताऊं मैं आपको. यही है जो कि आपने पढ़ा है, उसको सीक्वेंस करना पड़ेगा बस. लिखा हुआ लैंड एज अ नॉन फाइनेंशियल एसेट नंबर 1. IFRS 13 says that fair value non-financial asset should be based on highest and best use, presumed to its current use unless evidence exists to the contrary. Current use of the asset would suggest a fair value 5 million. However, evidence that market participants interested in developing the land of residential use. Market participants interested developing the land for residential use. Residential use of the land is not legally prohibited. Similar plot of land have been granted planning permission, so it is likely that particular plot of the land also granted planning permission. If used for residential purpose, fair value of land would be 5.7 million. It would seem that land highest and best use for residential development, its fair value therefore 5.7 million. खवातीन और हज़रात पहले बताएं, यहां तक समझ में आ गई बात. ये होमवर्क है आपका. स्पेसिमेन 1 क्वेश्चन 3A लाजमी तौर पे आपने अटेम्प्ट करना. यहां पहुंचेंगे आपने लाजमी तौर पे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना. क्वेश्चन 3A पहले खुद अटेम्प्ट करें, उसके बाद सोल्यूशन रेफर करें. और एक जर्नल सी चीजें, कुछ इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव खुद रीड करेंगे. ये मैं बाद में पढ़ाऊंगा, लेटर IFRS 9 पे आने के बाद पढ़ाऊंगा मैं आपको. तो खवातीन हज़रात बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का. अच्छा खवातीन हज़रात, यहां पर IFRS 13 कंक्लूड कर दिया हमने. थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का.